साथ ही एक झटके में छोड़ करके चले जाएंगे, तो कितना बड़ा झटका लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के लिए माना जाए। नमस्कार निधा जी। नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि ये अपने आप में एक तरह से बड़ा मतलब है कि जो संयोग की बातचीत जैसे बता रहे हैं जो इनके प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, तो वो अपने में संयोग की बातचीत कहाँ से कही। तो देखिए, पहले से परिपाटी चलती है, जो कि रहते संजय जब गए थे तो उस वक्त देखिए उन्होंने बोला था कि मुझे घुटन महसूस हो रही है। तो उसमें मतलब कांग्रेस पार्टी अगर उनको बिठा के पुचकार के प्रेम से बातचीत करके अगर नहीं रोक पा रही है, तो उसमें भाजपा या अन्य दल उसमें क्या करें। उसके अलावा दूसरी बात ये आती है, जैसे गाय बगाए कांग्रेस को इनको स्टेटमेंट आती रहती है इनकी ऐसे। दूसरा ही देखें कि जैसे कि आसाम के मुख्यमंत्री थे हेमंत विश्व शर्मा, तो वो अपने मतलब कि मैं नाम लेना नहीं चाहता, सब जानते हैं मतलब कि वो तो कि पब्लिक डोमेन में है चीजें, कि अपने सीनियर नेता के सामने अपनी बात रखने के लिए, अपने मन की बात रखने के लिए जाते हैं, लेकिन वो नेता जो है कुत्ते को बिस्किट खिलाने में व्यस्त है। वो मुख्यमंत्री जाएगा कहीं पर, वैसे इतना सीनियर नेता का जाएगा, और वो अगर रुचि उसमें उनकी बातचीत में जाहिर सी बात है, बिल्कुल। अगर कुत्ते को बिस्किट खिलाने में ज्यादा अगर व्यस्त रहेंगे, अपने आप को अपमानित महसूस करेगा, उसमें किसकी गलती किसकी ना गलती। तो अपने तरीके देखे से कहीं ना कहीं किसी पे लाछन लगाना या किसी पे टिक्का टिप्पणी करने से अच्छा है कि किसी तरीके से जो अपनी जो चीज है उनको दुरुस्त की जाए, और अपने जो कुनबे को समेट कर रखने के बारे में निदा जी वो करें तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मुरली जरूरी देवड़ा जो है। है, इनके पिता जो थे देवड़ा जी के, वो काफी समय से कांग्रेस में थे और अंतिम समय तक कांग्रेस में रहे। तो उसके बाद में अगर ये रोक नहीं पा रहे हैं, तो उन्हीं के पुत्र हैं मिलिंद देवड़ा, तो 55 सालों का जो अपना इनका इतिहास था, अपनी लेगेसी थी इनके कांग्रेस के साथ में, तो एक दिन में तो ऐसे मलिन चटक के तो टूट नहीं जाएगा सर। और ये टाइम मैं वही कह रही हूँ ना कि बिल्कुल भी पता नहीं चला। हाँ, हाँ, ठीक तो है। उससे मतलब कि नहीं पता क्या, देखिए कि आदमी बोला कि एक दिन में कुछ होता नहीं। जैसे अगर आप भी अगर नाराज अगर अपने सिस्टम से अगर होंगी, तो या मैं अगर कहीं नाराज अगर हूँ, तो एक बार पहले बात करूंगा, 2 बार बात करूंगा, 3 बार बात करूंगा। सही बात है, फिर लेकिन दूसरा अगर रास्ता अपना आप सुनवाई देखेगा आदमी। हाँ, हकीकत है ये। उसके बाद में लोकेश त्रिपाठी आदमी कहीं ना कहीं जो है वो छटकने की उसमें जैसे उससे पहले, क्योंकि रिश्ता जैसे मजबूत जब सालों साल का जब होता है, तो वहां एकदम से आदमी सिस्टम को नहीं छोड़ना चाहता। बिल्कुल उसी प्रकार से इनके साथ रहा। तो और अन्य मतलब जैसे कि अपना जाखड़ जी जो है पंजाब से, तो उनके साथ भी ये रहा। तो ये सब चीजें 1 to 1 पब्लिक डोमेन में सब चीजें, तो ये कहीं ना कहीं अपना लाचन लगाने के लिए हुआ। और कांग्रेस को करना पड़ेगा अपने कुनबे को समेट करके भारत जोड़ो यात्रा से पहले अपने कुनबे को जोड़ने का जाहिर सी बात कार्य करें। बिल्कुल। और पब्लिक डोमेन में जो लोकेश त्रिपाठी जी, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आपने बहुत उतार चढ़ाव देखे होंगे, आपने ऐसी पार्टियों के बहुत आने जाने का सिलसिला लगातार देखा होगा, लेकिन अभी जो मौजूदा वक्त में कांग्रेस पार्टी की स्थिति है कि बिल्कुल जमीन पर सियासी जमीन अपनी खो चुकी है, और ऐसे में कम से कम जो अपने साथ हैं, अपने विश्वास के लोग हैं, अपने भरोसे के लोग हैं, नहीं लगता कि उनको तो कहीं और मत जाने दो। ये एक गलत मैसेज और कांग्रेस पार्टी के लिए खुद अच्छा मैसेज नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले अगर इतना पुराना रिश्ता टूटता है, तो कितनी जरूरत है कांग्रेस पार्टी को भारत जोड़ने से पहले अपनी ही पार्टी को जोड़ने की। जी निदा जी, सबसे पहले आपको मेरा प्रणाम, और हाँ, आपको और आपके जनता टीवी के दर्शकों को लोहरी की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, आपको भी। निश्चित रूप से जो है मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी है वो कहीं ना कहीं जो एकदम हवा में उड़ रही है, जमीनी उस पर काम नहीं कर रही है, और जिसके कारण उसके जो चाहने वाले हैं, जो उसके नेता हैं, उनकी उपेक्षा, वो अपनी उपेक्षा से जो है त्रस्त होकर पार्टी को छोड़ रहे हैं। और ये पार्टी को छोड़ना ऐसे वक्त में जो पार्टी के लिए मुश्किल का की घड़ी है, ऐसे वक्त में उनके अपनों का साथ छोड़ना पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान जो है उठाने जैसा है। क्योंकि जैसे ही ये मैसेज जो है समाज में जाता है, जैसे ही मैसेज लोगों के बीच जाता है, और भी जो छोटे लोग हैं उनका जो है भरोसा पार्टी के ऊपर से उठता है, और कहीं ना कहीं इससे बीजेपी को बड़ा फायदा जो है होता है, और जो वो फायदा होना चाहिए जो कांग्रेस को। अब कहीं ना कहीं बीजेपी इतने दिन से जो है 2 साल 2 पंचवर्षीय योजना से सत्ता में रही है, उसके अगेंस्ट जो कहते हैं कि एंटी गवर्नमेंट जो है वोटिंग होती है, लेकिन उन सब चीजों का कहीं कोई नहीं रह जाता है। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी निकाल रही है, न्याय यात्रा निकाल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने नेताओं को जोड़ने में असफल दिख रही है। बड़ा फेल्योर है कांग्रेस का, कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस के जो शीर्षस्थ नेता हैं उनके लिए बड़ा फेल्योर है। उनके लिए सोचने का विषय है कि आखिर किस तरह से, क्या कारण है, आत्मपंथन करने की जरूरत है कि ऐसे समय में जो है हमारे इतने पुराने नेता छोड़कर जा रहे हैं, क्या कमियां रही, उन कमियों को सुधारने की आवश्यकता है। अन्यथा जो है पार्टी जो स्थिति रही उससे भी बदतर स्थिति में। हिमांशु कुमार जी, मिलिंद देवड़ा जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में कांग्रेस का हाथ छोड़ा,
इनको राहुल गुट का माना जाता था, राहुल के बेहद करीबी इन्हें माना जाता था। और अक्सर हमने देखा कि जितने भी लोग गए पार्टी में से वो करीबी ही लोग गए हैं। तो क्या इन करीबी लोगों को भी, इन जो मान्य लोग हैं आपके पार्टी के अंदर शीर्ष पदों पर ये लोग बैठे होते हैं, क्या इन लोगों को भी बाकी जो आपके और आम कार्यकर्ता की तो ये शिकायत रहती है कि हमें मिलने नहीं दिया जाता, हमें वक्त नहीं दिया जाता, क्या इन लोगों के साथ भी आप लोग ऐसा ही करते हो सर, जो एक झटके में फिर ये फैसला कर लेते हैं कि नहीं जी हमारी पार्टी से बढ़िया तो दूसरी पार्टी है? हिमांशु कुमार जी। जी, सबसे बड़ी बात है कि आप ही कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी के बहुत करीबी लोगों में से हाँ। तो स्वाभाविक रूप से भी, और मैं भी चाहता हूँ कि इनका आना जाना राहुल जी के यहाँ और सोनिया जी के यहाँ लगातार होता था, इनको कोई रोक टोक नहीं था जाने आने। फिर क्या हो गया ऐसा तो अचानक? सुन लीजिए ना, हाँ। मैं पहले आपको बताया, हमारे पैनलिस्ट लोग जो बैठे हुए हैं सिर्फ हवा में बात कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस हवा में उड़ रही है, मैं तो कह रहा हूँ कि इनकी बुद्धि हवा में उड़ रही है, इनको पता नहीं है, ये पढ़ के नहीं आते हैं चैनल पर, ये पढ़ के आया करें। क्या कारण था, इसका विश्लेषण आवश्यक था। इस कारण से मिलिंद देवरा छोड़े हैं पार्टी, उसका विश्लेषण उनको करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। आप बता दीजिए कारण सर, चलिए वो पढ़कर नहीं आए, आप बता दीजिए, आप बताइए क्या कारण रहा? मुंबई दक्षिण की थी नेताजी, हाँ। 2 बार से मिलिंद देवरा हरे, 2014 और 2020। हाँ। और शिवसेना लगातार वहां से जीती, और शिवसेना के जो चुने हुए सांसद हैं जो 2 बार से जीते हैं, तो अभी उद्धव ठाकरे जी के ग्रुप में है। तो स्वाभाविक रूप से इंडिया गठबंधन में उस सीट पर दावा उनका बनता है, और उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की, सीट शेयरिंग की बात हुई उसमें। तो इसको लेकर के मिलिंद देवरा जी देख रहे हैं कि किसी तरह से हमको पार्लियामेंट में जाना है, हमें सीट बचानी है अपनी। इसको लेकर के तो शिवसेना के दूसरे शिंदे ग्रुप हैं, उसके साथ जाकर के उन्होंने हाथ मिलाया, वो भाजपा में नहीं गए। अब जानकारी कर लीजिए। नहीं वो तो पता है मुझे, शिंदे गुट में गए, मालूम है मुझे। तो फिर अब इसमें स्वार्थ किसका हुआ? अभी तक तो वो आप ही के नेता थे ना, तो स्वार्थी तो आप ही के नेता हुए ना सर। मैं आपको कह रहा हूँ यही बात बता रहा हूँ। हाँ। नीता जी, यह देश बड़ा है, पार्टी के लिए देश बड़ा है, देश का लोकतंत्र बड़ा है। आज इंडिया गठबंधन इसलिए हम लोग बनाए हैं क्योंकि इस देश का संविधान बच सके, इस देश का किसान बच सके, इस देश का नौजवान बच सके, इस देश में लोकतंत्र बच सके। आज हमारी प्राथमिकता वो है, हमारी पहली प्राथमिकता कोई नेता नहीं है। अब एक नेता के चलते हम इंडिया गठबंधन को नहीं छोड़ अगर सकते। हिमांशु कुमार जी, एक सेकंड, दरार हिमांशु पैदा नहीं कुमार कर जी, सकते। अगर आपकी पार्टी का अपना ही नेता ये सोच रहा है कि भाई यहाँ रहने से मुझे कोई फायदा नहीं मिलेगा, उसका स्वार्थ अगर यहाँ पूरा नहीं हो रहा, वो दूसरी जगह स्वार्थ के ही सही जा रहा है, स्वार्थ ढूंढ करके, तो आप अगर अपने ही लोगों को नहीं समझा पा रहे हैं कि यही पार्टी आपके लिए बेहतर है, अच्छी है, यहाँ आपका भला होगा, पूरे देश को कैसे समझाएंगे आप सर? देखिए, ऐसा होता है नीता जी, जब मैं पहले भी कहा हूँ, संघर्ष के रास्ते पर हर कोई साथ नहीं देता है। संघर्ष का रास्ता, तो जब ये उम्मीद आप अपनों से नहीं कर सकते सर, तो बाकी और लोगों से कैसे कर सकते हैं आप? कैसे? यही बात है ना। हाँ। संघर्ष के रास्ते इस पर संघर्ष में सफलता आपके मिलती अपने है। साथ नहीं खड़े हैं सर, और आप उम्मीद करें कि पूरा देश आपके साथ खड़ा हो जाए? संघर्ष में वह लोग साथ हैं जिन्हें संघर्ष पर विश्वास है, जिसे सत्य पर विश्वास है, जिसे सनातन पर विश्वास है, जिसे सत्य के विजय पर विश्वास है, वह लोग साथ छोड़ के जा रहे हैं जो स्वार्थी हैं, जो अपने हित को देख रहे हैं। इसको कितनी बार हिमांशु कुमार जी, कितनी बार मैंने खुद एज ए एंकर स्टूडियो में बैठ करके, चाहे मैं यहाँ पर अगर बात करूं आप लोगों के पार्टी छोड़ने वालों की जो लंबी एक फहरिस्त है, उसमें चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा की बात कर लूं, मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर लूं, कपिल सिब्बल, अश्विनी कुमार, RPN सिंह, जितिन प्रसाद, सुष्मिता देव, सुनील जाखड़, हार्दिक पटेल, मतलब ऐसे कई और नाम है। कितनी बार ये न्यूज, ये ब्रेकिंग मैंने ही पढ़ी है कि वो वक्त चाहते हैं मिलने का, वो एक बार बात करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पार्टी की तरफ से वक्त नहीं दिया गया सर। ऐसे नाजुक हालात पर भी, ऐसे नाजुक मौके पर भी मौके की नजाकत आपकी पार्टी ने नहीं समझी कि एक बार मिल लेते, सुन लेते, उनकी समस्या का समाधान हो सकता है, मिलने के बाद निकल जाता, लेकिन आप लोग मिलने तक का वक्त नहीं देते हैं। और फिर जब वो लोग कहीं और चले जाते हैं, जाहिर सी बात है अपनी पार्टी के अंदर लोग उनसे नहीं मिल रहे, उनसे बातचीत नहीं कर रहे, उनकी जो भी समस्या उन्हें आ रही है उनके इलाके में उसका समाधान नहीं कर रहे, तो वो तो फिर वहीं जाएंगे ना जो उनके साथ खड़ा होगा। ये बहुत मंथन करने की, ये इस वक्त मंथन चिंतन का विषय है कांग्रेस पार्टी के लिए। मिलिंद देवरा जी, आप तो जानकारी विशेष रूप से रखते होंगे, हमसे ज्यादा जानकारी है आपको, तो आप बता दीजिए ना कि मिलिंद देवरा जी राहुल जी या प्रियंका जी या सोनिया जी या खड़गे जी से या किसी शीर्ष नेता से मिलने का समय मांगा था क्या? उन्होंने कोई बातचीत करने का प्रयास किया था? मुझे तो जो जानकारी है, अगर आपको आभास हो गया था कि भाई उन्हें वहां पर स्वार्थ नजर आ रहा है, आपको आभास हो गया था कि वो किस वजह से वहां पर जा रहे हैं, जो पूरा आपने यहाँ पर लॉजिक रखा,
आपको नहीं लगता कि समझाना चाहिए था उनसे? हम किस चीज का इंतजार कर रहे थे? उनका औपचारिक ऐलान का? जी दिनेश सिंह जी। जहाँ स्वार्थ की टकराहट होती है, जहाँ दिनेश स्वार्थ सिंह में जी। लोग डूबते हैं, वहाँ कुछ नहीं सुना जाता है। वहाँ किसी कहने जी जी सुनने से कोई दिनेश बात सिंह नहीं जी होती। बताएं, बोलिए बोलिए दिनेश सिंह जी। देखिए ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा बताने के बीच में समय लेने की बात के पीछे बताना चाहूंगा नेताजी, और ये है मैं थोड़ा इसलिए मैंने बीच में हाँ, नहीं खड़ी की बोलिए अपनी। बोलिए तो बोलिए। देखिए ऐसे उत्तर प्रदेश का एक बड़ा चेहरा है और मेरे अच्छे परिचित हैं, उनसे मेरी बातचीत एक दिन हो रही थी अनौपचारिक तौर पे, तो उन्होंने मुझे बताया कि 6 महीने पहले उन्होंने मैसेज डाला था और 6 महीने से लेके राहुल गांधी जो है उनसे मिलने का समय नहीं मिला। यही हाल है। और इस तरीके से अन्य प्रयास उन्होंने किया, लेकिन मिलने का समय तो ऐसे देखिए कहीं ना कहीं हिमांशु जी अच्छे मतलब प्रवक्ता हैं और उनके साथ मैं कई बार डिबेट में पहले भी आ चुका हूँ, अपने तरीके से पार्टी को लोग अच्छा रख रहे हैं। लेकिन सभी के सभी हिमांशु जी मतलब को डायरेक्टली मैं क्या बोलूँ नेताजी आपको बताना चाहता हूँ कि सभी के सभी नेता जो है वो तो गड़बड़ नहीं है, सभी के सभी तो खराब नहीं है। गुलाम नबी आजाद जो है वो तो हमेशा मतलब पार्टी के वफादार रहे हैं और मतलब आखिर तक अब उन्होंने एक तरह संन्यास के उस पर रास्ते पे ही है, उन्होंने हो गया जैसे कि जाखड़ हो गया और इसके अलावा अन्य सिंधिया हो गए, ये सारे के सारे जो है सभी के सभी खराब नहीं होते। तो आपको देखिए कहीं ना कहीं मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ नेताजी, आपके उसके लिए बोल रही है कि यहाँ पर देखिए हम लोग आपस में कोई विचार विमर्श करने के लिए बैठे हैं, हमारा कोई मतभेद या मनभेद नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए आपको अपने तरीके से अगर देखेंगे हिमांशु जी सुनिए मैं आपसे देखिए सुनिए मैं आपके किसी बात को काउंटर नहीं कर रहा हूँ, आप थोड़ा बात सुनिए इसको से, आप अपनी जगह पे अच्छे व्यक्ति, आपने अपनी बात अच्छे तरीके से हिमांशु जी इस वक्त आपकी चिंता में, आपकी फिक्र में ही बात कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन देखिए पार्टी के तौर पे अगर देखिए जैसे कि एक सीट बड़ा नेता जो है कि मिलिंद देवरा जी क्यों छोड़ के गए, ये तो स्पष्ट है। अरे सर वो सबको पता है, वो सबको पता है। महाराज विकास अघाड़ी के चलते शिवसेना के कोटे में मिलिंद की सीट जो थी वो चली गई थी, जानते हैं हम सब। तो स्वार्थी तो आपके ही अपने नेता है ना, ऐसे स्वार्थी नेताओं को इतने सालों से क्यों रख रहे थे आप साथ में, जो मौका पड़ने पे जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत आपको होगी तभी आपका साथ वो छोड़ देंगे, एक जरा से स्वार्थ के चलते। ठीक है चलिए ठीक है सर, ठीक है। एक छोटे से ब्रेक के लिए, हाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना पड़ा। सारे मेंबर हमारे साथ बने हुए, समझने की कोशिश यही कर रहे हैं कि कोई साथ छोड़ रहा है तो कोई रूठ रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर इसी कश्मकश में रहेगी तो फिर कैसे बाकी और मुद्दों पर फोकस करेगी, कैसे लोकसभा चुनाव जीतेगी, अगर अपने ही ठीक लोकसभा चुनाव से पहले इस तरीके से झटका देकर के साथ छोड़ करके जा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए जनतंत्र के साथ। विचार आइडियोलॉजी अभी नहीं रही, मंत्री ने तय किया, बस इसमें कोई दो राय नहीं हो सकता। किसी का अगर पार्टी छोड़ना फिल्म अनुकूल नीति, सिंगल विंडो सिस्टम, ऑनलाइन शूटिंग की अनुमति और सब्सिडी की सुविधा ने उत्तर प्रदेश को बनाया है देश का मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट। 80 फिल्मों को सब्सिडी के तौर पर दिए गए हैं 44 करोड़ रुपए। विभिन्न स्थानों पर 450 से अधिक फिल्मों की हुई है शूटिंग। स्थानीय कलाकारों को मिला है अपना हुनर दिखाने का अवसर। माननीय मुख्यमंत्री जी मानते हैं कि सकारात्मक फिल्में समाज को जागरूक बनाने का आधार हैं। इसी के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस इंटरनेशनल फिल्म सिटी की स्थापना की जा रही है। फिल्म स्टूडियो, होटल्स, मॉल्स, थीम पार्क, मिक्सिंग और रिकॉर्डिंग स्टूडियो जैसी सुविधाएं फिल्म उद्योग के माध्यम से आकर्षित करेंगी पूंजी निवेश। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। MDH। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। फिल्म अनुकूल नीति, सिंगल विंडो सिस्टम, ऑनलाइन शूटिंग की अनुमति और सब्सिडी की सुविधा ने उत्तर प्रदेश को बनाया है देश का मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट। 80 फिल्मों को सब्सिडी के तौर पर दिए गए हैं 44 करोड़ रुपए। विभिन्न स्थानों पर 450 से अधिक फिल्मों की हुई है शूटिंग। स्थानीय कलाकारों को मिला है अपना हुनर दिखाने का अवसर। माननीय मुख्यमंत्री जी मानते हैं कि सकारात्मक फिल्में समाज को जागरूक बनाने का आधार हैं।
इसी के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस इंटरनेशनल फिल्म सिटी की स्थापना की जा रही है। फिल्म स्टूडियो, होटल्स, मॉल्स, थीम पार्क, मिक्सिंग और रिकॉर्डिंग स्टूडियो जैसी सुविधाएं फिल्म उद्योग के माध्यम से आकर्षित करेंगी पूंजी निवेश। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। प्रकाश हॉस्पिटल, इन्फेक्शन से लेकर ट्रॉमा तक, बाल रोग से लेकर मनोरोग तक, किडनी से लेकर हृदय रोग तक, कॉस्मेटिक सर्जरी से लेकर न्यूरो सर्जरी तक, सभी तरह के रोगों का संपूर्ण इलाज विशेषज्ञ एवं अनुभवी डॉक्टरों द्वारा। बेस्ट हॉस्पिटल इन नोएडा, प्रकाश हॉस्पिटल व प्रकाश इंस्टीट्यूट। यूपी में योगी सरकार की जबरदस्त मेहनत रंग ला रही है, क्योंकि बीते 6 सालों में बेरोजगारी की दर यूपी में घटती जा रही है। योगी सरकार ने 6 सालों में करीब 3.25 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है। करीब 6 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है, जबकि 1 लाख से अधिक महिलाओं को सरकारी नौकरी मिल चुकी है। एमएसएमई क्षेत्र में करीब 7 लाख रोजगार पैदा किए गए और एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत करीब 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिला है। 6000 से ज्यादा रोजगार मेलों का आयोजन करके करीब 7.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया है। आपने देखा होगा पिछले 6 वर्ष के अंदर अब तक लगभग 6 लाख शासकीय नियुक्तियां हम लोगों ने प्रदेश के अंदर दी हैं। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में रोजगार देने के मामले में यूपी दूसरे प्रदेशों से बहुत आगे निकल चुका है। इसको तो फुटबॉल खेलना भी आ गया और इसे तो पियानो बजाने भी आ गया। चंद्रयान भी उतर गया चांद पर हमें अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? स्वादिष्ट राजमा के लिए MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए? MDH। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। अभी नहीं रही। मंत्री ने तय किया, बस इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। कह सकता किसी का अगर पार्टी छोड़ना तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दरअसल समझने की कोशिश यही कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी खुद इस वक्त मुश्किल वक्त में है और सबको साथ लेने के लिए अलग अलग यात्राएं जो है उनका सहारा कांग्रेस पार्टी को लेना पड़ा है। कभी भारत जोड़ो यात्रा, कभी भारत न्याय यात्रा, और अब जब आज एक बार फिर से शुरुआत होने जा रही थी भारत न्याय यात्रा की, तो ऐसे में एक साथ और छूट गया। महाराष्ट्र में बड़ा झटका लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को लगा है। इसी को समझने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। आइए उनका एक बार फिर से हम रुख करते हैं। लोकेश त्रिपाठी जी, मैं शुरुआत अब आपसे करना चाहूंगी। लोकेश त्रिपाठी जी, देखिए इस वक्त न्याय यात्रा से पहले कांग्रेस को ये झटका है। कांग्रेस पार्टी इस बात से इत्तेफाक रखे या ना रखे, लेकिन कांग्रेस से 55 साल का रिश्ता पहली बात ऐसे ही खत्म नहीं होगा। जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा होगा या नहीं दिखा होगा कि कांग्रेस पार्टी में रह के हमें वो सब मिल सकता है क्या। लेकिन अब सबसे बड़ी बात कांग्रेस पार्टी के लिए कितना चिंता का विषय है, क्योंकि अगर ऐसे लोग जो 55 साल से जिन्हें कांग्रेस पार्टी सब कुछ दे रही थी और अभी भी सनाखों पर बिठाकर रखा था, लेकिन अगर वो दूसरी जगह जा रहे हैं स्वार्थ के चलते, तो ऐसे स्वार्थी और लोगों की पहचान करना खुद कांग्रेस पार्टी के लिए कितना चुनौती हो जाएगा। जी निदा, आपको बताना चाहूंगा कि देखिए सबसे पहले जो आप अभी ब्रेक पे जाने से पहले आपने मुद्दा उठाया था कि कांग्रेस पार्टी को जो है सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो अपने नेताओं से उसको जो शीर्ष पे बैठे नेता हैं उनको अपने जो है नेताओं से मिलने का समय नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि मैं अमेठी से बिलोंग करता हूँ, मूल निवास मेरा अमेठी है, जो है यह वही अमेठी है जहाँ पर कभी कांग्रेस नेहरू परिवार का गढ़ रहती है। राजीव गांधी यहाँ से जो है प्रधानमंत्री हुए, सोनिया गांधी, कैप्टन शर्मा, राहुल जी यहाँ पर रहे, लेकिन राजीव गांधी तक तो जमीनी नेता थे जिनसे लोग मुलाकात कर लेते थे और उनसे अपनी व्यथा बता लेते थे। उसके बाद जो एक सिलसिला शुरू हुआ, चाहे सोनिया गांधी रहे चाहे राहुल गांधी यहाँ से 15 साल सांसद रहे, लेकिन यहाँ पर जो है आम लोगों को छोड़िए वो पार्टी के नेताओं का ही मिलना दुश्वार हो जाया करता था। गेस्ट हाउस में, गेस्ट हाउस के बाहर उनका जमावड़ा लगता था और जो है आज भी यह स्थिति
है कि कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको उपेक्षित रखा जाता है और जो कहीं से वो घुसपैठिए पहुंच जाते हैं तत्काल उनको जो है सड़कों पर बिठा लिया जाता है, जिसके चलते ये जो पुराने नेता हैं ये कहीं ना कहीं नाराज होते हैं। और रही जो है जो आप कह रहे हैं कि न्याय की बात, कांग्रेस न्याय यात्रा निकाल रही तो उसको अपने जो कांग्रेस के नेता हैं, जो अपने कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सबसे पहले न्याय तो उनको देना चाहिए, उनके न्याय की लड़ाई उनको लड़नी चाहिए, तब वो देश की न्याय की बात करें। पहले अपने न्याय की बात कर लें, अपने नेताओं के न्याय की बात कर लें, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, जो नहीं मिल पा रहे हैं, जो अपना जीवन खपा दिए, उसके बावजूद आज उनको उपेक्षित रखा जा रहा है, लेकिन उसके जो है उनके न्याय की बात न करके वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। और कहीं ना कहीं न्याय यात्रा पर सवाल होता है। आपको बता दूं देखेंगे देश के लोग जो अभी कल के कांग्रेस में शामिल हुए उनको पता लगा कि उनको पीसीसी मेंबर बना दिया गया और जो वरिष्ठ नेता थे उनको बैठा दिया गया, वो लोग चुप बैठ गए। हालांकि वो इधर कमेटी के हैं, वो कहीं गए नहीं। ठीक है सर। खेमचंद शर्मा जी, आप ऐसी बातें मत करिए। पहले देश है, देश का लोकतंत्र है, देश का संविधान है, फिर आप है और हम हैं। देश सर्वोपरि है, देश को पहले सर अपने ही साथ नहीं देंगे तो इन मुहिम को कैसे आगे बढ़ाएंगे आप, कैसे बचाएंगे? जब अपने ही साथ छोड़ेंगे सर तो बाकी और किसको साथ लेके चलेंगे आप? देखिए रटा रटाया बात ये लोग बोलते हैं, ठीक इनको है। समझना चाहिए। हाँ, ठीक है। खेमचंद शर्मा जी, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी का साथ लोग छोड़ रहे हैं, आपके कुनबे में आ रहे हैं, आपके जो साथी दल हैं उनके कुनबे में आ रहे हैं, आपके कुनबे में तो लगातार इजाफा हो रहा है, मतलब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो आपके लिए खुद ब खुद रास्ता जो है आसान हो रहा है। पिताजी इनका फोकस सिर्फ एक व्यक्ति, एक परिवार है, फैमिली परिवार, उसके अलावा जितने भी कार्यकर्ता हैं सबको ह्यूमिलेट किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है, तो सम्मान नहीं दिया जाता, निश्चित जो कम्युनिकेशन है वो नहीं की जाती, इसीलिए इनका साथ तो छोड़। दूसरा, वो जरूर निर्णय ले रहे हैं, हर एक निर्णय में ये दिखता है कि या तो ये भारत विरोधी हैं, या श्री राम विरोधी हैं, भारतीय कल्चर के विरोधी हैं, भारतीय परंपराओं के विरोधी हैं, राष्ट्रवाद के विरोधी हैं, और फिर ये समझते हैं कि अच्छे लोग उनके साथ हैं। पॉसिबल ही नहीं है। उन्होंने लगातार राष्ट्रवाद के खिलाफ काम किया, विदेशों में जाके विदेशी शक्तियों को भारत में इंटरवेंशन के लिए बुलाया, विदेशों में जाके भारत को बदनाम किया। इन्होंने लगातार राष्ट्रवादी और इनके जो सहयोगी हैं, डीएमके हुआ और सहयोगी हैं, तो लगातार सनातन पे कमिट कर रहे हैं, फिर भी चुप हैं। और अभी तो बंगाल में भी कुछ हो सकता है। इस तरीके से बंगाल में साधुओं को पीटा गया, मारा गया, उनके साथ दुराचार हुआ और कांग्रेस चुप है। वहाँ रंजन चौधरी जो उनके एमपी हैं, रंजन चौधरी जी, उन्होंने साफ रिएक्शन दिया है, लेकिन गांधी परिवार तृणमूल कांग्रेस को साथ में लेके चलने की वजह से, सत्ता के की वजह से मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। तो कहीं भी सनातन का अपमान हो, सनातनियों का अपमान हो, हिंदू का अपमान हो, साधुओं का अपमान हो, और ये चुप रहते हैं। ये सारी चीजें अच्छे लोगों को पसंद नहीं आ रही, जनता को पसंद नहीं आ रही, उनको जवाब देना मुश्किल हो रहा है, इसीलिए वो लोग उनको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं और उनका कोई भविष्य नहीं है। कोई भी यात्रा निकाल लें, इन यात्राओं पे कोई लाभ नहीं होने वाला, सिर्फ और सिर्फ अपना सेल्फ गोल करेंगे कि हाँ हम इतना लंबा चलाए, हम इतने लोगों से मिलाए, हमने इतनी मीटिंग कर ली, इस सेल्फ गोल करना चाहते हैं करें, लेकिन उससे ज्यादा कोई फायदा इनको नहीं हो पाता। दिनेश सिंह जी देखिए, खुद अधीर रंजन चौधरी जो है कह रहे हैं कि अब तो खैर वो हालांकि भगौड़ा करार दे रहे हैं मिलिंद को, लेकिन कह रहे हैं कि नागपुर में मिले तो बोले कि कांग्रेस मजबूत करनी है और नागपुर से मणिपुर आया तब तक वो भाग गए। मतलब आप ये सोचिए हालात अब क्या हो चुके हैं, और कांग्रेस पार्टी अभी भी चिंतन मंथन करने की बजाय इस बात पर फोकस कर रही है कि हम देश को जोड़ेंगे, हम जो लोकतंत्र को बचाएंगे। लेकिन जब अपने ही इस मुहिम में साथ नहीं खड़े हैं तो किसको साथ लेकर के जाएंगे, किसे समझाएंगे और कैसे बताएंगे? ये नेताजी देखिए ऐसा है कि अब यात्रा शुरू होने से पहले इस प्रकार से अगर घटनाक्रम अगर चले तो उसमें सबसे पहले देखिए, जैसे मिलिंद देवड़ा जब छोड़ के जाने वाले थे, जब उनको पता है कि इसके पहले भी एक बार ऐसा वाकया हो चुका है, लेकिन किस तरह से रुक गए थे पार्टी में, तो इनको पहले कहीं ना कहीं समझाइश करने का, बिठा के बातचीत करने का, प्रेम से बातचीत अगर करते तो मुझे लगता है कि नहीं जाते, क्योंकि जैसा अगर पिता का इतने पुराना का रिश्ता था तो पुत्र जो है वो इतनी जल्दी पार्टी छोड़ के नहीं जाना चाहता, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए मन पत्थर अपनी जगह भारी होता है, तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि छोड़ के जाने का ऐसा उनका मन तक होता है। लेकिन जब अगर मन पे अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो आदमी फिर वहां पर रुकना नहीं चाहता। बड़े बड़े नेताओं के नाम ऐसा कुछ है उस तरीके से। उसके बाद में देखिए भाई कि जख्म पे नमक डालने का काम अगर किया जाए
जयराम रमेश का ट्वीट आता है तथास्तु, ये अपने आप में एक तरह से देखिए अपमानजनक है। तो अपने तरीके से इनकी अपनी ठीक इंटरनल अपनी पॉलिटिक्स जो भी कुछ हो, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं जैसे कुछ मतलब अपने इंडिपेंडेंट करके बता रहा हूँ। दूसरा इसका ये तो बताया गया, तो अपना बड़ा दुखद है कि ठीक है कितने सीनियर नेता किसी अगर पार्टी को छोड़ के जाए तो अपने आप उनके लिए विचार करने का विषय है। एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि रायबरेली के जैसे कि अमेठी गढ़ तो ढह चुका है पहले कांग्रेस का, अब एकमात्र गढ़ उनका बचा है यूपी के अंदर रायबरेली। अब रायबरेली को कैसे बचा पाएंगे? पहले से कहीं ना कहीं जैसे कि सोनिया जी हैं वो साउथ से लड़ने का प्लान मेरे ख्याल बना चुके हैं यहाँ तक से, और अपने तरीके से ये देख के चले कि वहां पर इनकी बहुत मतलब है कि ठीक ठाक मार्जिन से जीती हुई नेता थी आदित्य सेन। वो मेरे ख्याल से मतलब काफी मतलब कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं बता सकते हैं ऐसे, जहां तक मैंने सुना काफी भारी मार्जिन से जीती थी। उसके बाद में जीतने के बाद में उनको तवज्जो शायद उस तरह के नहीं मिले, कुछ मिली, तो कहीं ना कहीं करके बाद में उनको कहीं ना कहीं पार्टी छोड़नी पड़ी, या जैसे ये शायद बोलते थे कि पार्टी से निकाल दिया गया। लेकिन निकाला क्यों आपने, जब इतना भारी इनके परिवार का मेरे ख्याल 30 साल से ऊपर जो है और जो सीट है उस पे उनका कब्जा था। तो ऐसे अगर नेता जाएंगे तो उसका भी ये देखे। और इस बार ये लगता है कि जैसे कि आदित्य सिंह जो है उनके परिवार के अलावा और जो लोग जो है रायबरेली के वो भी संतुष्ट नहीं है कांग्रेस से। तो कहीं ना कहीं देखिए अपने आप में जो भीतरघात की बात तो छोड़ेंगे, तो खुलेआम मतलब पब्लिक में चल रहा है सब मामला से। तो अपने तरीके से जैसे अभी पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस जो है 50 के 50 से कम सीट पे समझ गई, तो अभी जैसे आगे आने वाले टाइम पे किस प्रकार से अपने अस्तित्व को बचा के रखते हैं या मजबूत जो है विपक्ष में आ सके, या किस प्रकार से सत्ता में काबू होने का जो इनका जो है लक्ष्य जो है उसको हासिल कर सके, उसके लिए अपने हिमांशु जी थोड़ा प्लीज है ना, हिमांशु जी प्लीज मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा। आपकी बात मैं कर रहा हूँ, आपके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, आपको कोई काउंटर नहीं कर रहा हूँ। सुनिए। तो देखिए आपने आदित्य सिंह को आप नकार दें, मुझे मतलब देखिए उससे फर्क नहीं पड़ता, ना नीरज जी को फर्क पड़ता, लेकिन विश्लेषण करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपकी सीनियर नेता थी और अच्छे मार्जिन से जीती थी और युवा मतलब चेहरा है आपकी पार्टी का, तो अपने तरीके उसके अलावा जैसे कि लड़की हो लड़ सकती हूँ, आइकन जो है मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ, मतलब मिल चुका हूँ 2-4 बार से, और उनका भी दर्ज मतलब अच्छा लगता है मुझे, दिखाई दिया। आप खुद मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मौर्य जो है वहाँ पे उसमें लखनऊ की हैं और डॉक्टर हैं, तो उनकी लड़की लड़का आपकी मतलब कि आइकन थी और उसके बाद उसको पार्टी से अगर छोड़ के जाना पड़ा तो अपने आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से क्या है। तो देखिए आत्मचिंतन करें, विश्लेषण करें, अन्यथा देखिए ऐसे कि आगे जो चीजें हैं सत्ता में आने का जो एक तरह से आपका जो लक्ष्य है वो इस प्रकार से हासिल नहीं कर पाएंगे। आपको अपने तरीके से भाजपा है तो भाजपा ने अपने तरीके देखिए पन्ना प्रमुख है वो वाला इनका जो है वो किस तरह करते हैं आप समझते हैं इसी को। उसके अलावा अभी जैसे संपर्क की 2 चीजें इस समय चल रही है कि जैसे कि जो इनका संपर्क अभियान है वो हो गया, अक्षत वितरण जो है उसमें डोर टू डोर जो इनका चल रहा है मिलने जुलने का वो चीज होगी, उसका लाभार्थियों से डायरेक्ट मिलने का जो संपर्क चल रहा है वो हो गया। तो आप कैसे काउंटर करेंगे? देखिए मतलब जो धरातल पे जो मुद्दे हैं उनसे काउंटर करके और एक मजबूत पक्ष के नाते अगर आपने पेश करेंगे तभी ये जनता आपको आगे लेके जाएगी और उससे आगे बेहतर विकल्प समझ के आपको लेके जाएगी। अदरवाइज अभी के हिसाब से कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछड़ती रहती, इसको इस बात को स्वीकार करें, मान के चलें, अपने सहयोगियों को अपने नेताओं को जोड़ के रखें। मजबूत विपक्ष का खुद मजबूत होना भी कितना जरूरी है लोकतंत्र के लिए। बिल्कुल जी, मजबूत अगर देखिए विपक्ष का नहीं है तो ये मान के चलें नीरज जी। लोकेश जी से मेरा सवाल था, अगर मजबूत जो है विपक्ष नहीं होगा तो निश्चित रूप से मजबूत लोकतंत्र नहीं हो सकता है। इसलिए कि उसकी जो कमियां होती हैं, उसकी जो अच्छाइयां बुराइयां होती हैं, वो विपक्ष ही उसको आईने की तरह दिखाता है। लेकिन जब विपक्ष ही आईने जो है का आईना चकनाचूर हो रहा हो तो वो दूसरों को दिखाने का क्या प्रयास करेगा? तो अगर जो है कांग्रेस पार्टी जो है अगर धरातलीय स्तर पर जब तक नहीं आएगी, जब तक आत्ममंथन नहीं करेगी और जो कमियां हैं उनको स्वीकारने का प्रयास नहीं करेगी। देखिए बातें अलग बात है, बातें करना दूसरी बात है, लेकिन वास्तविकता जो है उसको जो है समझना पड़ेगा। और जैसे भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जो है जमीन पर काम करती है उसी तरह से इसको भी जमीन पर आना होगा। हवा में उड़ने से कोई काम नहीं होगा, नहीं तो जो है वही स्थिति हो जाएगी कि जो है विपक्ष के रूप में तो ठीक है वो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन सशक्त जो है विपक्ष नहीं रहे, फिर जो है लोकतंत्र तानाशाही की ओर चला जाएगा, जो चाहेगा वही करेगा और जो है विपक्ष कहीं कोई रह नहीं जाएगा। बिल्कुल। चलिए, तो ये क्या कहते हैं खेमचंद शर्मा जी, ऐसे वक्त में जब खुद कांग्रेस के साथी जो हैं छोड़ करके जा रहे हैं, लेकिन आरोप फिर भी आप ही के ऊपर लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टाइमिंग जो थी वो सेट की थी, शुभ मुहूर्त जो था वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निकाला गया था। अब कांग्रेस पार्टी जो है अभी भी अपने साथियों को रूठने में, मनाने में, सीट शेयरिंग में, इसी में उलझी हुई है, लेकिन आपकी तैयारी जो है जमीन तक पहुंच चुकी है। तो आपको लग रहा है कि 24 पर बिना किसी रुकावट के बीजेपी क्लीन स्वीप अपने आप कर जाएगी अगर कांग्रेस पार्टी ऐसे ही लड़ती रहेगी आपस में? तो कांग्रेस लड़े या ना लड़े,
कांग्रेस इकट्ठी होकर लड़े या कांग्रेस बिखर के लड़े, उससे कोई फर्क नहीं। नहीं, फर्क तो पड़ेगा सर, इस बात को मत मानिए, फर्क तो पड़ेगा, कांग्रेस की लड़ाई का फर्क पड़ेगा। हाँ, नहीं पड़ेगा, हमने काम किया है तो काम को हम लोगों तक ले गए, 11 करोड़ से ज्यादा लोगों तक पहुंच चुके हैं। भारत यात्रा गांव-गांव तक जा रही है, डेली चल रही है, हजारों जगह हजारों लोकेशन में हम लोग संवाद कर रहे हैं और अपने कामों को बता रहे हैं। और उसमें हमारे काम हर तरीके के काम है, राष्ट्रवादी काम भी हैं, कल्चर रिलेटेड काम भी हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड काम है, किसानों के एम्पावरमेंट के काम है, यूथ के स्किल अप स्किल को काम देने के काम है, और जो सामाजिक गवर्नमेंट है उसके काम है, फ्री राशन है, फ्री वैक्सीन है, आयुष्मान भारत कार्ड है, फ्री में चूल्हा दिया गया है, जनधन अकाउंट है, जनधन अकाउंट होल्डर को एडिशनल फैसिलिटी। तो ये सारी चीजें हम लोग के बीच में रख रहे हैं और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी में जो लोग का विश्वास है वो बढ़ता जा रहा है। तो कांग्रेस इकट्ठी हो, अलग लड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक ये कंस्ट्रक्टिव नहीं होंगे, पॉजिटिव नहीं होंगे, सपोर्टिव नहीं होंगे, देश के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक बड़ा नहीं कर सकता। उन्होंने जो मोदी जी के प्रति इनकी नफरत थी उसको देश के प्रति नफरत में बदल दिया है, राम के प्रति नफरत में बदल दिया, भारतीय संस्कृति के प्रति नफरत में बदल दिया, इसीलिए इनको कोई भविष्य नहीं। ठीक है, हिमांशु कुमार जी। देखिए, दिनेश सिंह जी बोल रहे थे, बड़ी गंभीरता से इनकी बातों को मैं सुना। ये बोल रहे थे कि कांग्रेस को सत्ता में आने का लक्ष्य, सबसे पहले इस भ्रम को आप हटा। देश पहले है, सत्ता हमारा लक्ष्य नहीं है। देश का लोकतंत्र बचाना, देश में जो किसानों के साथ अत्याचार और अनाचार हुआ, देश में महिलाओं के साथ जो हुआ, आप देख रहे हैं। तो ये सब बिना सत्ता में आए कैसे करेंगे सर? सत्ता में तो आना पड़ेगा ना उसके लिए, कैसे करेंगे? और अगर बिना सत्ता में आए कर सकते हैं तो अभी भी कर सकते हैं, कीजिए, फिर किसने रोका? हमारा लक्ष्य ये नहीं है, थोड़ी चला रहे हैं। हमारा लक्ष्य है इसके लिए न्याय करना, सत्ता में किसी भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको सत्ता में तो आना पड़ेगा ना सर, राज्यों की सत्ता पर तो काबिज होना पड़ेगा ना। बिना सत्ता पे काबिज हुए अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए, फिर ऐसे ही फाइट किस बात की? लेकिन लक्ष्य जो ये बता रहे हैं, दोनों चीज में अंतर है नीता जी, दोनों बात में फर्क है। ये कह रहे हैं कि इनका लक्ष्य है सत्ता में आना, हमारा लक्ष्य सत्ता में आना नहीं है, हमारा लक्ष्य है न्याय करना। इन वर्गों के प्रति जो अन्याय हुआ है उसको न्याय देना। देख लीजिए, अरे सर, तो उनके लिए कोई भी योजना, उनके लिए कोई भी लाभ, उनके लिए कोई भी कानून बिना सत्ता में आए लाए कर देंगे क्या आप? देखिए, यही नेताजी समझने की बात है। कैसे समझो बताइए? आप एक लक्ष्य यदि गोल करते कि नहीं हमको सत्ता में आना है, ये किस प्रकार है, चाहे कुछ हो जाए, हम कोई कर्म को कर्म करने के लिए तैयार है, ये अलग चीजें होती है। अरे अलग कैसे हो गई सर? हिमांशु जी, आप पता नहीं कैसे लॉजिक दे रहे हैं, आप कैसे लॉजिक दे रहे हैं? एक सेकंड हिमांशु जी, मैं अभी यहाँ बैठ के कह दूं कि भाई मुझे तो देश का प्रधानमंत्री बनना है, मेरा तो लक्ष्य है, मैं देश की प्रधानमंत्री बनूंगी, नहीं बन सकती ना जब तक उसके लिए काम नहीं करूंगी। एक प्रावधान होता है, एक प्रावधान होता है हर चीज का। ऐसे थोड़ी ना मैं अपना लक्ष्य निर्धारित कर लूं कि मुझे तो देश का प्रधानमंत्री बनना है। एक प्रावधान होता है ना, उसे फॉलो करूंगी ना मैं अभी भी इसके खिलाफ हूँ कि कोई यदि कहे कि कांग्रेस पार्टी सत्ता को लक्ष्य में रख करके काम कर रही है, ये कहीं से उचित नहीं है, मैं अभी भी इसको नहीं मानता। दूसरी बात, ये लोग कह रहे थे कि कांग्रेस, इसी पर डिबेट चल रहा है कि कांग्रेस के लोग जा रहे हैं। हाँ। आज देख लीजिए, एक दिन पहले 2 दर्जन से ज्यादा हरियाणा में जो बीजेपी के नेता हैं और जेजेपी के नेता हैं, वो सारे लोग पार्टी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए। इनको जानकारी होना चाहिए, असल में रीढ़ पार्टी का वो होता है जो वर्कर होता है, जो ग्रास रूट का लीडर होता है, चाहे वो जिला स्तर का हो, प्रखंड स्तर का हो या राज्य स्तर का हो, ये रीढ़ होता है पार्टी का। इसके बिना कोई भी पार्टी मजबूत नहीं हो सकता नेताजी। तो 2 दर्जन से ज्यादा बीजेपी और जेजेपी के जो पदाधिकारी हैं, जो नेता हैं, वे पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल। खेमचंद शर्मा जी, आप तो कह रहे थे कांग्रेस पार्टी में दम घुट रहा है लोगों का, लेकिन अभी हिमांशु जी कह रहे हैं कि आपकी पार्टी का साथ छोड़ के लोग आ रहे हैं। अगर हमारे जा रहे हैं तो आपके भी आ रहे हैं, उनका ये कहना है। कौन? देख लीजिए, मैं यही बात कर रहा हूँ, इससे क्वेश्चन कार्यकर्ता हूँ मैं। खेमचंद जी से पूछ रही हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी से जा रहे हैं तो आपके भी कांग्रेस पार्टी में आ रहा है? हमारे कार्यकर्ता नहीं जा रहे, और करोड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो सभी कनेक्टेड। आप जानकारी दुरुस्त कर रहे हैं ना, नेशनल चैनल बना करके झूठ मत बोलिए ना। अभी तो मेरे स्काइप चल रहा है नेताजी, आपको मैं ट्विटर अकाउंट पर टैग करके भेज देता हूं कि हरियाणा के आगे बढ़ रहा है, हमारे देश नेता और कौन नेता और इस समय बीजेपी छोड़ करके और जेजेपी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हुए।
कहने से तरीके से आज हम हमारा कहते कि नहीं मिलिंद देवड़ा जी नहीं गए हैं, उससे हो जाएगा क्या? ये सच हो सकता है क्या? आज दिन है तो दिन को आप रात कहते तो रात नहीं हो जाएगा। अहंकार मत मारिए, अहंकार किसी का नहीं रहा है। और अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी किसके पुरी है? अहंकार पालना अच्छी बात नहीं है। बीजेपी के नेता को अहंकार हो गया इन लोगों को कि हम जो कर रहे हैं वही सत्य है। यही अहंकार रावण का हुआ था, यही अहंकार कंस को हुआ था। तो इनकी दुर्गति क्या हुई आप तो देख रहे हैं। यही दुर्गति आप लोगों की होने वाली है। आप लोग भी इसी तरह से दुर्गति होगी आप लोगों की भी। ये समझ लीजिए आप लोग, बीजेपी के नेताओं की एक दुर्गति होने वाली नहीं जा पाते। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कोई भी मैच नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आइडियोलॉजी के लिए काम करता है, देश के लिए काम करता है। अरे कोई आइडियोलॉजी नहीं, आपकी क्या सेवा के लिए काम करता है। आप तो बिना आइडियोलॉजी की बात करते हैं। बीजेपी का आज तक कोई आइडियोलॉजी है? बीजेपी का आइडियोलॉजी है। हिमांशु जी इस वक्त बीजेपी की फिक्र छोड़ दीजिए। हिमांशु जी इस वक्त बीजेपी की फिक्र छोड़ दीजिए, अपनी पार्टी की फिक्र कीजिए। इस वक्त वो क्या कर रहे हैं उनको जनता दे रही है। सर अभी आपको जनता से पाना है, अभी आपको जनता से पाना है। इतना फिक्र, इतनी दिमाग अगर अपनी पार्टी के लिए लगा लें आपके सारे कार्यकर्ता, आपके सारे नेता, तो शायद जो सियासी जमीन खो चुकी है कांग्रेस पार्टी, वापस आने में आपको आसानी हो जाए। दिनेश सिंह जी देखिए, कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस में एक तरफ मिलिंद देवड़ा जैसे जो कि साधन संपन्न नेता है, जिन्हें पार्टी से बहुत कुछ मिला है, मतलब इतना कुछ मिला कि जवानी में ही उनको, मैं पढ़ रही थी कि किस तरीके से केंद्रीय मंत्री जो था वो बन गया, लेकिन जो सड़क पर उतर करके कांग्रेस पार्टी के लिए फाइट करते हैं, लड़ते हैं, दिन रात एकजुट होकर के कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाए रहते हैं, कांग्रेस पार्टी उनकी तरफ कभी ध्यान नहीं देती। और इसी कड़ी में अजय कुमार लल्लू आपको याद होंगे, अजय कुमार लल्लू आपको याद होंगे, प्रदेश अध्यक्ष रहे वो उत्तर प्रदेश के। उनके साथ भी क्या हुआ? क्या एक बड़ी वजह ये भी मानी जाए? बिल्कुल अनिता जी, ये मतलब मैं इस प्रश्न को उठाने वाला था। अभी देखिए जैसे कि जो नेता गए अब छोड़ के, जैसे कि अपना हिमांशु जी बता रहे थे कि मतलब इन्होंने बोला तो थोड़ा मुझे बोलना पड़ेगा उस बारे में। मैंने ये बोला था कि देखिए आगे आपका लक्ष्य है, क्योंकि जैसे कोई बच्चा अगर एग्जाम देता है तो वो, या कोई बड़ा भी कोई अगर है तो एग्जाम देता है, उस टाइम पे वो 99% जो मार्क्स है वो स्कोर करने की सोचता है। तो उसे मैंने ये बोला कि लक्ष्य आपका जो है सत्ता में काबूज होना अगर है, या विपक्ष माने जो भी आपका लक्ष्य हो, उसके लिए आपको ये कार्य करना पड़ेगा, या कार्य करना चाहिए, या मंथन करना चाहिए। नहीं, लक्ष्य तो है कि ये सबको क्लियर भी है। हिमांशु जी इस बात को माने या ना माने, लक्ष्य तो एक ही है सर, सत्ता पे काबिज होना। अरे सर फिर आप हिमांशु जी सुनिए प्लीज मुझे देखिए, आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला था। आप सुनिए आप सुनिए, आप जनता के हित में कैसे काम करेंगे? हिमांशु जी मुझे बता दीजिए, बिना सत्ता पर काबिज हुए जनता के हित में कैसे काम करेंगे? बताएंगे आप मुझे? क्या जनता के हित में, जनता के हित में क्या आप बिना कोई भी कानून लाए या बिना कोई भी फंड रिलीज किए आप किसानों का कर्जा माफ कर सकते हैं? जनता के हित में क्या उनके लिए योजनाएं आप बिना सत्ता में ला सकते हैं? जनता के हित में क्या कोई भी स्कूल बनवाने, यूनिवर्सिटी, कुछ भी कोई भी काम हो सर उस राज्य का विकास का, कैसे करेंगे आप? सत्ता में तो आना पड़ेगा ना सर, तभी करेंगे ना जब आपके हाथ में कोई चीज होगी। नेताजी देखिए ऐसा है, जनता की सेवा करने के लिए देखिए दो तरह के रास्ते हैं। हिमांशु जी प्लीज सुनिए, जनता की सेवा अगर ऐसी खाली करनी तो आप कीजिए ना। हिमांशु जी सुनिए प्लीज, हिमांशु जी सुनिए, देखिए जनता की सेवा करने के लिए दो तरह के रास्ते हैं। हिमांशु जी कह दीजिए अपनी पार्टी को किसी चुनाव का हिस्सा कांग्रेस पार्टी नहीं बनेगी, क्योंकि हमें सत्ता पाना हमारा लक्ष्य नहीं है, हमें तो सिर्फ जनता की सेवा करनी। ऐसे कीजिए, बिना चुनाव लड़े क्यों जा रहे हैं फिर आप चुनाव लड़ने के लिए मैदान में? अगर सत्ता पाना लक्ष्य नहीं है, हिमांशु सुनिएगा, देखिए जनता की सेवा करने के लिए दो तरह के रास्ते हैं। या तो वरिष्ठ लीडर हो क्या आप ऐसी बात कर रहे हैं? बिना सत्ता पाए कैसे करेंगे? मुझे ये बता दीजिए, क्या तरकीब है? दोनों चीजों में डिफरेंस है। कैसे? यदि कहेंगे, यदि हम लक्ष्य रखेंगे सत्ता पाना, तो ये बीजेपी की तरह अतिक्रम करेंगे हम। हिमांशु जी सुनिए, नेताजी ने मुझे बोलने के लिए बोला था। ठीक है दिनेश सिंह जी, चलिए हिमांशु जी आप देखिए ऐसा है कि जनता की सेवा करने के दो रास्ते हैं, या तो एनजीओ चलाएं या फिर इलेक्टोरल तरीके से पार्टी चलाएं। फिर चुनाव मत लड़िए, पार्टी अगर चला रहे हैं पार्टी कीजिए, ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता बन के कीजिए काम सर, कीजिए सेवा, सामाजिक कार्यकर्ता लगा लिए अपने नाम के आगे सब। आप पहले अगर हथियार डाल के बैठ गए कि भाई हमें सत्ता में नहीं आना, तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में रहने का कोई औचित्य नहीं बनता। क्योंकि देखिए दो तरह के रास्ते हैं, या तो एनजीओ चला के सेवा करें, या फिर पार्टी को सत्ता में लाके जो है कानून बना के और फंड जो है उससे सेवा करें जनता की।
तो अगर आप पहले से हथियार डाल के बैठ गए हिमांशु जी और आपकी पार्टी पहले से हथियार डाल के, तो कहते मतलब मैंने तो आपकी शुभकामनाओं के साथ मैंने बोला था। बार-बार समझा रहा हूं, आप लोग गोल गोल घुमा रहे हैं कि यदि हमारा उद्देश्य सिर्फ सत्ता पाना होता तो हम एन के प्रकार सत्ता पाते, हम उसके लिए अतिक्रमण करते, लेकिन ये मेरा उद्देश्य। देखिए हर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स उद्देश्य है जो भी वोट की पॉलिटिक्स में जो पार्टी है वो सभी के सभी सत्ता में आना चाहते हैं। ठीक है सर, चलिए वक्त की कमी है, माफी चाहूंगी मैं सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है सर। राहुल गांधी की अगुवाई में आज कांग्रेस के नेता भारत न्याय यात्रा निकाले, लेकिन उनके अपने नेता साथ छोड़ करके कह रहे हैं कि हम तो विकास यात्रा पर निकल पड़े हैं। तो कोई छूट रहा है तो कोई जो है वो रूठ रहा है। अब कांग्रेस पार्टी इन चुनौतियों से अपनों की जो चुनौती इस वक्त मिल रही है ठीक लोकसभा चुनाव से पहले, इन झटकों से कैसे पार पाती है ये देखना रहेगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। दरअसल आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कुछ लोग सच सुनना नहीं चाहते, सनातन राम की बात भी नहीं सुनना चाहते। जो राम की बात करेगा उसे कांग्रेस छोड़ना पड़ेगा। जी हां, कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पार्टी आला कमान पर ही कई सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण को ठुकराने का ये प्रकोप है। कृष्णम ने यह भी कहा कि कांग्रेस में कुछ ऐसे लोगों का कब्जा हो गया है जो ना तो सच सुनना चाहते हैं ना सनातन राम की बात सुनना चाहते हैं। ये बात आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस पर तंज के तौर पर कही है यहाँ पर। तो ये बड़ी खबर, अहम खबर। देखिए अपने ही पार्टी के नेता आपकी बातों को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का ध्यान इस तरफ बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि बस कांग्रेस पार्टी का ध्यान इस बात पर है कि कोई आए कोई जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो हमने अपनी एक ले सेट कर लिया, हम उसी में आगे बढ़ेंगे। अब देखिए कांग्रेस में निमंत्रण ठुकराने का प्रकोप जो है वो शुरू हो गया। ये बात आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं। कुछ ऐसे लोगों का कब्जा हो गया है जो ना तो सच सुनना चाहते हैं और न सनातन की बात सुनना चाहते हैं, न राम की बात सुनना चाहते हैं। जो राम की बात करेगा, जो सच की बात करेगा, जो ज़मीनी हकीकत को बताने की कोशिश करेगा, उसको कांग्रेस छोड़नी पड़ रही है धीरे धीरे। मिलिंद देवड़ा का जाना बहुत दुखद और अफसोसजनक है और भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण को जिस तरह से ठुकराने का काम किया है, तो मुझे लगता है कि भगवान राम का प्रकोप प्रारंभ हो गया है। कांग्रेस में कुछ ऐसे तो सुना आपने कांग्रेस के अपने ही लोग कैसे कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप दीजिए इजाजत, बने रहिए जनतंत्र के साथ। अयोध्या धाम को संवारने और इसके विकास के लिए तत्पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मेहनत अब खूब रंग ला रही है। जहां राम भक्तों को रेल कनेक्टिविटी का भव्य उपहार मिला है, देश